चलिए, गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट कर रहे हैं सीपीसी की क्लास। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। नया टॉपिक स्टार्ट करना है हमें। हालांकि लास्ट क्लास में हमने समझा हुआ है डिक्री होता क्या है, बट अब डिटेल में करेंगे कि बेयर के अकॉर्डिंगली देखो क्या उसमें लिखा हुआ है डिक्री का मीनिंग, और बाकी की चीज़ें डिटेल में कर रहे हैं। आप देखिए, लास्ट क्लास में हमने मीनिंग समझा था। अभी 3 टॉपिक हमने शुरू किए हुए थे। मैंने आपको बताया सीपीसी जो हम करेंगे 2 पार्ट्स में कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हुए पहले हमें डेफिनेशंस पढ़ना जरूरी है। जितनी भी डेफिनेशंस हैं हमें सेक्शन 2 में दी हुई है। सेक्शन 2 कंप्लीट करके फिर हम वो जो कहानी हमने की थी, 2 या उससे ज़्यादा पार्टीज होंगी, डिस्प्यूट होगा, प्लीडर के पास जाएंगी, प्लीडर कहेगा सूट डालना पड़ेगा, प्लेंट लेके जाएंगे। प्लेंट में जब नंबर डल जाता है कोर्ट की तरफ से, वो सूट हो जाता है, सूट नंबर जिसको हम कहते हैं। फिर कोर्ट का काम शुरू होता है। कोर्ट क्या करेगा? सम्मन इशू करेगा, डिफेंडेंट आएगा, डब्ल्यूएस फाइल करेगा, दोनों पार्टीज का एग्जामिनेशन होगा। अगर एडीआर से सेटलमेंट हो सकती है तो ठीक है, नहीं तो इश्यूज फ्रेम कर लिए जाएंगे। अब जितना भी सिविल ट्रायल चलेगा वो कहाँ चलेगा? इश्यूज के रिगार्डिंग चलेगा। दोनों पार्टीज अपने एविडेंसेस लाएगी, दोनों पार्टीज को फाइनली सुना जाएगा, हियरिंग होगी दोनों पार्टीज की, जजमेंट के लिए रिजर्व कर लिया जाएगा। जजमेंट कितने दिन में? फाइनल हियरिंग से 30 डेज में। जैसी जजमेंट आई 30 डेज के बाद 15 डेज में हमें डिक्री अनाउंस करनी पड़ेगी। तो ये डिक्री वाला टॉपिक आज हमें स्टार्ट करना है 2.2 में। होता क्या है एग्जैक्टली डिक्री? वैसे मैंने आपको बता दिया था, क्रक्स होता है। हमने जजमेंट क्या होता है? जजमेंट एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होती है कि आप मेरे पास, हम कह रहे हैं उनको, पार्टीज को, प्लेंटिफ को कह रहे हैं, आप मेरे पास ये प्रेयर लेके आए थे अपनी प्लेंट के थ्रू, ये रिलीफ आप मुझसे मांग रहे थे। मेरे पास 2 सिचुएशंस हो सकती है, मैं एज अ कोर्ट उसको या तो रिलीफ दूंगा या नहीं दूंगा। दोनों ही सिचुएशन में मुझे जजमेंट प्रनाउंस करनी पड़ेगी और वो हमेशा डिटेल्ड होगी। रिलीफ दिया तो उसके पीछे क्या रीजंस थे, क्या ग्राउंड्स थे, वो उसमें लिखे होंगे जजमेंट में। रिलीफ नहीं दिया तभी भी जितने भी ग्राउंड्स है वो सारे जजमेंट में लिखे होंगे कि क्यों मैंने रिलीफ इसको नहीं दिया, क्यों इसकी सिचुएशन जो है इसकी फेवर में नहीं थी, लॉ इसके अगेंस्ट कैसे जा रहा है। और वो आप चीजें तभी डिसाइड कर पाओगे जब डिटेल में लॉ पढ़ा होगा आपने खुद से। ठीक है, तो अब जब हम जजमेंट, जो हमने जजमेंट में ग्राउंड्स लिखे हैं रिलीफ देने के या नहीं देने के, उसका जो क्रक्स है, उसकी जो कंक्लूजन है कि मैंने इसको रिलीफ दिया तो कितना दिया, या फिर डिनाई कर दी उसका प्रेयर, उसको हम कह रहे हैं डिक्री। मैंने आपको दिखाई भी थी डिक्री शीट कैसी होती है। अब बेयर के अकॉर्डिंगली उसकी क्या डेफिनेशन दिया हुआ है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जजमेंट वाला टॉपिक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। जजमेंट क्या होती है? ऑर्डर, सॉरी, सबसे पहले हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में उसकी डेफिनेशन पढ़ी। फिर हमने सेक्शन 33 पढ़ा उसके साथ, फिर ऑर्डर 20 पढ़ा, रूल 1 से लेके 5 तक, 6B पढ़ा और लास्ट में 20 पढ़ा। इसके अलावा ऑर्डर 20 में जितने भी रूल्स रह गए हैं हमारे पास, वो सारे किससे डील कर रहे हैं? डिक्री से कर रहे हैं। रूल 20 है जो सिर्फ वो दोनों से डील कर रहा है, डिक्री से भी और जजमेंट से भी। जैसे हमने सेक्शन 33 पढ़ा था ना, सेक्शन 33 में तो टाइम दिया हुआ है ना कि आप, मतलब आपको सीक्वेंस दिया हुआ है। जजमेंट के बाद आपके पास क्या आएगी? डिक्री आएगी। यानी कि सेक्शन 33 भी डिक्री और जजमेंट दोनों की बात कर रहा है। बट एक्सक्लूसिवली जैसे आपको सेक्शन 9 में जजमेंट डिफाइन किया हुआ था, अब हमारे पास 2.2 में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में डिक्री डिफाइन किया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये ध्यान से देखना। अब डिक्री होता क्या है? एग्जाम में जो सबसे ज्यादा आने के चांसेस है ना, जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर में से वो रहता है डिक्री। और डिक्री अगर आप देखोगे डिटेल में, अभी मेरे को 3-4 क्लासेस तो इसी के ऊपर लग जाएगी सारी। हमने क्या क्या पढ़ना है डिक्री के लिए पहले ये समझिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 हम पढ़ेंगे डिक्री के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड है। फिर हम इसके साथ पढ़ेंगे सेक्शन 33 जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वहां पे भी सीक्वेंस दिया हुआ है, जजमेंट और डिक्री दोनों की बात कर रहे हैं। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे ऑर्डर 20, पर ऑर्डर 20 में रूल 1 to 5 हम नहीं करेंगे क्योंकि वो तो जजमेंट से डील कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे रूल 6 से लेके 20 तक। जो 20 है वो जजमेंट में भी आ रहा था, बट वो डिक्री की भी बात कर रहा है, कॉमन है, दोनों चीजों की बात कर रहा है। तो 6 से लेके 20 जितने भी आगे हमारे पास रूल्स हैं ऑर्डर 20 में, वो किस चीज से डील कर रहे हैं? डिक्री से कर रहे हैं। सिर्फ 6B को बीच में से छोड़ देंगे हम। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.2 डिक्री। ध्यान से देखना। डिक्री मींस, आपको वैसे डिक्री का मतलब समझ आ गया, बट एग्जैक्टली बेयर के अकॉर्डिंगली डिक्री मींस क्या बता रहा है आपको? डिक्री मींस फॉर्मल एक्सप्रेशन। सबसे पहले वो बात कर रहे हैं डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन किस चीज का?
जो पार्टी ने रिलीफ मांगा हुआ है उसकी कंक्लूजन का फॉर्मल एक्सप्रेशन। प्लेंटिफ मेरे पास आता है और कहता है कि मुझे ये रिलीफ चाहिए आपसे। रिलीफ के लिए उसने वो प्रेयर में रिलीफ लिख दिया, उससे पहले अपनी प्लेंट में सब कुछ उसने डाल दिया कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ये ग्राउंड्स हैं, ये फैक्ट्स हैं पूरे केस के। लास्ट में अपनी प्रेयर कह रहा है, प्रेयर में कह रहा है कि मुझे ये रिलीफ चाहिए। उस रिलीफ को मैंने दिया या नहीं दिया, उस चीज का फॉर्मल एक्सप्रेशन। यानी कि जितने भी रिलीफ मेरे से प्लेंटिफ ने मांगे हैं उसकी कंक्लूजन पे मैं आ रहा हूं। उसकी कंक्लूजन यानी कि उसका क्रक्स मैं भले ही उसको दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं, उसको कह रहे हैं हम फॉर्मल एक्सप्रेशन। ये फॉर्मल एक्सप्रेशन हमें कहाँ दिया हुआ है? ऑर्डर 20 में दिया हुआ है। ये फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑर्डर 20 रूल 6-20 में दिया हुआ है। फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब कि वो मुझे क्रक्स जो है उसकी जो कंक्लूजन है उसको मैं फॉर्मल एक्सप्रेशन कह रहा हूँ। किस तरह से कंक्लूजन लिखनी है या कैसे, वो सारा हम इन रूल्स में पढ़ेंगे। फिर सेकंड, ये फर्स्ट हो गया हमारे पास। देखो ये इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहे हैं अभी हम डिक्री के। डिक्री मींस फॉर्मल एक्सप्रेशन। किस चीज का फॉर्मल एक्सप्रेशन? ऑफ एन एडजुडिकेशन। यानी कि यहाँ पे एडजुडिकेशन होनी चाहिए। एडजुडिकेशन क्या होती है? लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। यानी कि जब जज साहब अपना जुडिशियल माइंड यूज कर रहे हैं, एडजुडिकेशन किस में हो रही है? यहाँ पे सूट में हो रही है। तो जब कोई अपना जुडिशियल यानी कि यूजिंग जुडिशियल माइंड हियरिंग ऑफ मैटर, उस मैटर को हम सुन रहे हैं अपना जुडिशियल माइंड यूज करके, इस चीज को हम क्या कह रहे हैं? एडजुडिकेशन। अभी हमने 2 इंग्रेडिएंट्स पढ़े। ये इंग्रेडिएंट्स मैं नहीं बता रहा हूं आपको, सेक्शन 2.2 में लिखा हुआ है। डिक्री मींस, डिक्री का मतलब है फॉर्मल एक्सप्रेशन। किस चीज का फॉर्मल एक्सप्रेशन? वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि जो भी उसने रिलीफ मांगा है उसका क्रक्स, उसकी कंक्लूजन का फॉर्मल एक्सप्रेशन। बट यहाँ पे हमें वो बता ही रहा है फॉर्मल एक्सप्रेशन किस चीज का? ऑफ एडजुडिकेशन। मैंने जितना भी कुछ सुना उसके बाद मैं किस रिजल्ट पे आता हूं, उसके फॉर्मल एक्सप्रेशन को हम क्या कह रहे हैं? डिक्री कह रहे हैं। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, यानी कि जो कोर्ट एक्सप्रेस कर रहा है वो फॉर्मल एक्सप्रेशन कंक्लूसिवली डिटरमाइंस। वो कोर्ट क्या कर रहा है? कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रहा है। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन का क्या मतलब होता है? फाइनली डिटरमाइन कर रहा है, पूरी तरह से उसको डिटरमाइन कर रहा है। यानी कि अगर 2 पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है, आप वैसे समझिए, अगर 2 पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है, सपोज मैं प्लेंटिफ हूं, आप डिफेंडेंट हो, हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, मैं किसके पास जाऊंगा? कोर्ट के पास जाऊंगा। अब कोर्ट उस डिस्प्यूट को क्या कर रहा है? सुन रहा है। उसके बाद जब उसने फाइनली पूरा मैटर सेटल कर दिया, इट मीन्स कि यानी कि कुछ भी डिसाइड करने को रह नहीं गया। मैंने कोर्ट से 3 रिलीफ मांगे थे, 1, 2 एंड 3। कोर्ट ने ये तीनों रिलीफ मुझे दे दिए, यानी कि ए और बी के बीच में जो डिस्प्यूट था वो कोर्ट ने पूरी तरह से सेटल आउट कर दिया, और कुछ भी डिसाइड करने के लिए अब पेंडिंग नहीं है उस केस में। तो जो मैटर है वो क्या हो चुका है? कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो चुका है, पूरी तरह से वो मैटर खत्म हो चुका है। अब और कुछ डिसाइड करने के लिए इस मैटर में रह नहीं गया। जब कुछ और डिसाइड करने के लिए रह गया वो अलग बात है, उसमें देखते हैं बाद में क्या होगा। बट यहाँ पे तो क्या हो रहा है? जितने भी रिलीफ्स मैंने मांगे, यानी कि जो मेरा और डिफेंडेंट का डिस्प्यूट चल रहा था, उस डिस्प्यूट को जब कोर्ट ने कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया। अभी डिस्प्यूट क्या था? ये 3 चीजें मैं मांग रहा हूं, यानी कि ये डिस्प्यूट चल रहा है हमारे बीच में। जब कोर्ट ने इन तीनों को डिसाइड कर दिया, भले ही मेरी फेवर में या फिर मेरे अगेंस्ट, इट मीन्स कि कोर्ट ने क्या कर दिया? मैटर को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया। तो 3 एसेंशियल्स हो गई अभी हमारे पास। हमने क्या पढ़ा? डिक्री का मीनिंग हम पढ़ रहे हैं। डिक्री मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन मतलब जो रिलीफ प्लेंटिफ ने मांगा उसको, उसकी कंक्लूजन कि कोर्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसकी कंक्लूजन को हम कहते हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन। मैंने आपको जब डिक्री शीट दिखाई थी, इस तरह का वो पेज था। यहाँ पे लिखा हुआ था डिक्री शीट, फिर सूट का वो लिखा हुआ था प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, पार्टीज की डिटेल लिखी हुई थी। लास्ट में क्या लिखा हुआ था यहाँ पे? क्रक्स। क्रक्स किस चीज का? रिलीफ का, कि मैंने वो रिलीफ दिया या नहीं दिया। अब इस चीज को जब मैं इस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में लिख रहा हूं तो कोर्ट क्या कर रहा है? यानी कि मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? फॉर्मली उस चीज को एक्सप्रेस कर रहा हूं, कैजुअली नहीं कर रहा। मैं इस चीज को फॉर्मली उस चीज में एक्सप्रेस कर रहा हूं, जिसको हम डिक्री शीट कह रहे हैं। तो डिक्री शीट हमारे पास, या डिक्री क्या हुआ?
फॉर्मल एक्सप्रेशन हुआ किस चीज का, एडजुडिकेशन का। एडजुडिकेशन मतलब जब कोर्ट किसी मैटर को सुनता है वो क्या कर रहा है, एडजुडिकेशन कर रहा है। कोर्ट जब अपना जुडिशियल माइंड यूज कर रहा है वो क्या कर रहा है, एडजुडिकेशन कर रहा है। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन किस चीज का, एडजुडिकेशन का। विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस, यानी कि जो कोर्ट उसको एक्सप्रेस कर रहा है, किसको, उस एडजुडिकेशन के फॉर्मल एक्सप्रेशन को जो कोर्ट एक्सप्रेस कर रहा है वो एक्सक्लूसिवली डिटरमाइन कर रहा है, यानी कि कुछ रहा नहीं डिटरमाइन करने के लिए, सारी चीजें मैंने डिटरमाइन कर दी, जो भी डिस्प्यूट था पूरी तरह से डिटरमाइन कर दिया। तीन चीजें हो गई हमारे पास। फोर्थ देखिए, एक्सक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज, ये हमारे पास हो जाएगा राइट्स ऑफ द पार्टीज। वेरी इंपॉर्टेंट, दो तरह के राइट्स होते हैं हमारे पास हमेशा, एक होते हैं सब्सटैंटिव राइट्स, एक होते हैं प्रोसीजरल राइट्स। एक होते हैं हमारे पास सब्सटैंटिव राइट्स, एक होते हैं हमारे पास प्रोसीजरल राइट्स। यहाँ पे जो बात हो रही है ना राइट्स ऑफ द पार्टीज, ये बात कर रहा है ओनली सब्सटैंटिव राइट्स की। प्रोसीजरल राइट्स यहाँ पे कवर नहीं हो रहे हैं। सब्सटैंटिव राइट्स मतलब मैंने कोर्ट को कहा कि सामने वाली पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है और मुझे इससे कंपनसेशन दिलवाया जाए। मैं कह रहा हूं कि इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, अभी ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाई जाए। ये सारी चीजें क्या है, ये सब्सटैंटिव राइट्स हैं। दो भाई आपस में झगड़ पड़े और कोर्ट के पास जा रहे हैं, कह रहे हैं हमारी प्रॉपर्टी का पार्टीशन करवाइए, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसका पार्टीशन करवाइए। ये क्या है, ये सब्सटैंटिव राइट्स है। प्रोसीजरल राइट्स क्या होता है, सब्सटैंटिव राइट तक पहुंचने के लिए बीच में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आते हैं। मैंने कोर्ट को बोला कि ब्रीच किया है इसने कॉन्ट्रैक्ट का, मुझे कंपनसेशन दिलवाइए। मैंने नहीं बोला, एक्स ने बोला और उसने केस कर दिया वाई के ऊपर। अब इन बिटवीन दी सूट एक्स की डेथ हो जाती है, तो अभी यहाँ पे सब्सटैंटिव राइट क्या है, ये कह रहा है कि वाई ने ब्रीच किया और मुझे कॉम्पनसेशन दिलवाइए, ये सब्सटैंटिव राइट है। बट जब इसकी डेथ हो गई तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एलआर्स को लाना पड़ेगा। ये क्या है, ये प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी है। और भी बहुत सारी चीजें बीच में आएगी। ये कहेगा कि इसके ऊपर ना टेम्परेरी इंजंक्शन लगा दीजिए ताकि ये किसी को सेल ना कर दे वो प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर मांग रहा है तो वो तो चाहेगा ना मुझे ही मिले, किसी और को वो ना दे दे वो चीज। तो ये एक एप्लीकेशन जो इन बिटवीन मूव कर रहा है वो क्या हो जाएगा, वो प्रोसीजरल हो जाएगा। वो कोर्ट को कह रहा है मुझे आज नहीं मैं आपको बता सकता, मुझे एडजर्नमेंट दे दीजिए आज, ये मेरे पास इमरजेंसी है कुछ। तो वो क्या है, वो प्रोसीजरल राइट है। कोर्ट ने डिसाइड भी कर दी उसकी वो एप्लीकेशन, बट वो सब्सटैंटिव राइट नहीं है। आप समझ रहे हो ना इस चीज को। मतलब देखो, मैं कोर्ट से मांगने कुछ और गया था, उस चीज को मांगने के लिए मुझे एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ रहा है जो सीपीसी में मेरे पास दिया हुआ है, और उस प्रोसीजर के चलते हुए मैं बहुत सारी एप्लीकेशंस कोर्ट में लगाता हूं इन बिटवीन। मेन रिलीफ को जब कोर्ट डिसाइड कर रहा है, उसको डिसाइड करने से पहले उसको और बहुत सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ रही है सूट के बीच में। तो जो बाकी की चीजें वो डिसाइड कर रहा है वो तो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी है ना। डिफेंडेंट कहता है कि इसका तो जो सूट है ये मेंटेनेबल ही नहीं है, इसको तो डिसमिस कर देना चाहिए। ये चीजें क्या, ये प्रोसीजरल चल रहा है। अगर कुछ XYZ एप्लीकेशन बीच में वो लेके आ रहा है। सब्सटैंटिव राइट यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, जो मैं मेन चीज कोर्ट से डिमांड कर रहा हूं। मैंने कोर्ट को कहा कि मुझे कंपनसेशन दिलवाइए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सब्सटैंटिव। मॉर्गेज किया मैंने किसी को अपनी प्रॉपर्टी और मैं उसकी रिडम्पशन करवाने जा रहा हूं, सब्सटैंटिव। मैंने किसी को लीज किया था प्रॉपर्टी, अब वो लीज खत्म हो गई, मैं विकेट करवाने जा रहा हूं, सब्सटैंटिव राइट। मतलब जो मेन चीज मैं कोर्ट से मांग रहा हूं वो तो सब्सटैंटिव हो गया ना। उस चीज को डिसाइड करने के लिए कोर्ट को XYZ जो भी चीजें डिसाइड करनी पड़ रही हैं वो प्रोसीजरल हो गई। तो यहाँ पे जो डिसाइड करने की बात कर रहे हैं ना वो राइट्स पार्टीज के, वो कौन से राइट्स की बात हो रही है, सब्सटैंटिव राइट्स। इस टॉपिक को डिटेल में जाएंगे कि क्या होते हैं सब्सटैंटिव, क्या होते हैं प्रोसीजरल, विद एग्जांपल हम लिखेंगे लिखते हुए। फिर अभी हम वापस से आ रहे हैं, देखो हमने क्या पढ़ा। डिक्री का मतलब है फॉर्मल एक्सप्रेशन। किस चीज का फॉर्मल एक्सप्रेशन, एडजुडिकेशन का। किस चीज की एडजुडिकेशन हुई है, हमारे पास केस की एडजुडिकेशन हुई है। केस को कोर्ट ने सुना, उसके बाद कोर्ट ने उस केस को सुन के उसको फाइनली डिटरमाइन कर दिया। किस चीज को फाइनली मतलब कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया, कुछ पेंडिंग नहीं रह गया, सब डिस्पोज ऑफ हो गया। वो मैटर पूरी तरह से सुन लिया और कुछ पेंडिंग नहीं है, तो कंक्लूसिवली कोर्ट ने डिटरमाइन भी कर दिया एडजुडिकेशन के बाद। और किस चीज को डिटरमाइन किया कोर्ट ने, पार्टीज के सब्सटैंटिव राइट्स को।
उस चीज को डिटरमाइन करने के बाद कोर्ट ने फॉर्मली एक डिक्री शीट बनाई जिसको हम कह रहे हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट। अब आगे देखिए, राइट्स ऑफ द पार्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट, विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी। मैटर्स इन कंट्रोवर्सी क्या होता है? इश्यूज, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन। मैंने आपको बोला ए और बी का झगड़ा है, हमने इश्यूज फ्रेम किए 1 2 3, कोर्ट ने इशू फ्रेम किए कि ये इश्यूज समझ रहे हो ना आप, जब आपको पहले भी बताया हुआ है, एक पार्टी ने असर्ट किया, दूसरे ने डिनाई किया, यानी कि वो दोनों के बीच में क्या है? इशू है, झगड़ा है। तो कोर्ट ने वो इश्यूज फ्रेम कर दिए कि दीज आर दी 4 इश्यूज जो मुझे डिटरमाइन करनी है। पूरा केस किसके आसपास चलेगा? इसी के आसपास, इसके अलावा तो कोर्ट सुनेगा ही नहीं आपसे कुछ भी। एज अ जज जब आप बैठे होगे ना, जो प्लेंटिफ होगा या डिफेंडेंट, बहुत सारी कहानियां आपको सुनाने लग जाएगा। तो आपने अपना टाइम भी नहीं वेस्ट करना है, आपने सीधा बोलना है कि वकील साहब मैं इशू नंबर 1 को सुन रहा हूं अभी, इसके रिगार्डिंग मुझे बताइए कि क्या आपको कहना है, बाकी चीजों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है अभी। तो आपने ये 3 इश्यूज फ्रेम किए। जब कोर्ट क्या कर रहा है? विद रिगार्ड टू ऑल, या तो इन सभी इश्यूज को या फिर एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, इन सभी में से कोई एक मैटर को भी डिसाइड कर रहा है, तभी भी वो क्या हो जाएगी? डिक्री ही होगी। मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, वो मैटर्स किस में है कंट्रोवर्सीज में? वेरी इंपॉर्टेंट, इन दी सूट। ये 5th एसेंशियल हो जाएगी, इन दी सूट। यानी कि डिक्री मेरे पास हमेशा सिर्फ और सिर्फ किस में आएगी? सूट में आएगी। सूट के अलावा किसी और चीज में डिक्री नहीं आएगी, ये मैंने आपको पुरानी क्लासेस में बताया भी है। अगर मेरे पास कोई एप्लीकेशन है, पिटीशन है, उसमें डिक्री नहीं आएगी, उसमें तो क्या आएगा? ऑर्डर आएगा। हालांकि उस रूल की भी कुछ एक्सेप्शंस है जो मैंने आपको बताई थी, जैसे एचएमए वगैरह में डिवोर्स पिटीशन हो गया, उसमें फिर भी डिक्री आती है क्योंकि स्टैच्यूट ने स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहां पे अब वापिस से देखिए, सूट एंड मे आइदर बी प्रिलिमिनरी और फाइनल। वो कहते हैं डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, डिक्री फाइनल भी हो सकती है। ध्यान से सुनना, प्रिलिमिनरी कब होगी और फाइनल कब होगी। हमने यहां पे 3 इश्यूज बनाए, 1 2 3। पूरे मैटर में मुझे क्या करना है? उस केस में, उस सूट में, एज अ जज मुझे ये तीनों को ही डिसाइड करना है। जब तो मैंने ऑल दीज 3 डिसाइड कर दिए, जब तो मैंने पूरे के पूरे तीनों डिसाइड कर दी, यानी कि पूरा केस ही खत्म हो गया ना, तब तो ये फाइनल डिक्री होगी, कुछ बचा ही नहीं है डिसाइड करने के लिए। बट अगर सपोज मैंने अभी एक ही इशू डिसाइड किया है और बाकी के अभी इश्यूज डिसाइड नहीं किए हैं, बट ये वाला इशू मैंने कंक्लूसिवली डिस्पोज ऑफ कर दिया, इसमें कुछ नहीं बचा डिसाइड करने को, पर केस में अभी मुझे और भी चीजें डिसाइड करनी है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रिलिमिनरी। ये लिखा देखिए, विद रिगार्ड टू ऑल, यानी कि जो वो मैटर इन कंट्रोवर्सी है, विद जब राइट्स ऑफ पार्टीज, सब्सटेंटिव राइट्स ऑफ पार्टीज, विद रिगार्ड टू ऑल, जब सभी के सभी हम कर रहे हैं, तब वो क्या हो जाएगा? तब वो हो जाएगा फाइनल। और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, अगर मैं मैटर इन कंट्रोवर्सी में से कुछ डिसाइड कर रहा हूं, तब वो हो जाएगा प्रिलिमिनरी। जब मैं मैटर इन कंट्रोवर्सी में से कुछ डिसाइड कर रहा हूं, तब वो हो जाएगा प्रिलिमिनरी। बट ये होने कौन से चाहिए? ये होने चाहिए सब्सटेंटिव वाले। कई बारी जब हम इश्यूज फ्रेम करते हैं ना, उसमें कुछ प्रोसीजरल इश्यूज भी आते हैं, तो मैं अगर उसको डिसाइड कर रहा हूं तो फिर वो डिक्री नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे कुछ लिमिटेशन का ही हमने इशू फ्रेम कर दिया, प्रिलिमिनरी इश्यूज जिसको हम कहते हैं। डिटेल में आएंगे जब इश्यूज वगैरह देखेंगे आगे। मैंने सूट फाइल किया, सामने वाली पार्टी कह रही है कि दिस सूट इज बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन। अब सबसे पहले कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि अभी देखो सूट किस चीज का फाइल किया, मैं कह रहा हूं मुझे सब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलवाई जाए सामने वाले से, इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, अपना घर मुझे सेल कर रहा था, बट अब मुकर गया, तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाया जाए। आप दूसरी पार्टी क्या कहती है, यानी कि आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच को किए हुए 5 साल हो गए हैं और लिमिटेशन पीरियड है 3 साल, दिस सूट इज बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो यहाँ पे एक इशू बन जाएगा, वेदर दिस सूट इज बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि विद इन लिमिटेशन है, सामने वाला कह रहा है कि बार्ड बाय लिमिटेशन है, तो वो डिस्प्यूट हो गया दोनों पार्टीज के बीच में, तो ये तो इशू बन गया। बट आप समझिए कि जब ये इशू डिसाइड हो रहा है, तो जो मेन रिलीफ मैंने मांगा हुआ था, वो जो सब्सटेंटिव रिलीफ था, क्या वो डिसाइड हो रहा है? इससे नहीं हो रहा वो डिसाइड, उसके तो डिटेल में गए नहीं, उसकी तो एडजुडिकेशन हुई नहीं अभी। भले ही उससे सपोज कोर्ट ने ये कर भी दिया कि यस इट इज बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन, मेरा सूट खत्म भी हो गया,
बट क्या कोर्ट ने यहाँ पे एडजुडिकेशन किया किस चीज का? मैटर इन कंट्रोवर्सी का। मैटर इन कंट्रोवर्सी कौन सा? सब्सटेंशियल राइट का। प्रोसीजरल भले ही कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, बट जो सब्सटेंशियल राइट था यहाँ पे, जो रिलीफ कोर्ट से मांगा हुआ था, क्या उस रिलीफ का एडजुडिकेशन हुआ? क्या उसका एडजुडिकेशन करके उसने उसको कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया? तो अगर आपके पास आंसर आ रहा है नो, तो फिर वो डिक्री नहीं हो सकती है। अभी तक जो ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल स्लो बता रहा हूँ। अभी जब हमने ये नहीं पढ़ा था, आप ध्यान से सुनिए, जब हमने ये नहीं पढ़ी थी डेफिनेशन, हमने सिर्फ डिक्री का मीनिंग पढ़ा। हमने जजमेंट के साथ उसको रेफर किया। हमने कहा कि जजमेंट तो होती है जो डिटेल्ड एक्सप्रेशन होता है, यानी कि डिटेल्ड रीजंस लिखे होते हैं कि मैं ये रिलीफ सामने वाले को दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में अभी ये बताया कि सपोज ये प्लेंटिफ है, ये जब प्लेंट कोर्ट में फाइल करेगा तो प्लेंट बहुत डिटेल्ड होती है। हो सकता है ये 50 पेजेस की हो सकता है ये 50 पेजेस की हो, जिसमें उसने पहले स्टार्टिंग से लिखा होगा, वो पैराज में डिवाइडेड होती है 1 2 3। पूरी कहानी यहाँ पे गा देगा वो कि मैं प्लेंटिफ हूँ, मैं इस यहाँ पे रहता हूँ, ये डिफेंडेंट है, ये यहाँ का रेजिडेंट है, इसने मेरे साथ इस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया था, हम यहाँ पे मिले, ये लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, कॉन्ट्रैक्ट हमारा राइटिंग में हुआ जिसकी कॉपी मैंने नेक्स्ट कर दी है यहाँ पे साथ में। कॉन्ट्रैक्ट के ये टर्म्स एंड कंडीशन थे जो मैं सारी यहाँ पे वापस से लिख रहा हूँ। इसने कहा था मुझे कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करूंगा इस दिन, बट जिस दिन मैं परफॉर्मेंस के लिए गया ये वहां पे प्रेजेंट नहीं था, इसने परफॉर्म नहीं किया। मैंने इसको बार बार कांटेक्ट भी किया बट इसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने इस दिन इसको लीगल नोटिस, यहाँ पे तो पूरी कहानी गा दी ना उसने। बट प्लेंट के लास्ट में क्या मांगा होता है? यहाँ पे हमने रिलीफ मांगा होता है। अब ये कहानी हो गई पूरी स्टोरी आपके केस की, ये हो गया रिलीफ। रिलीफ में आपकी प्रेयर आ रही है प्लेंटिफ की, वो कह रहा है फर्स्ट कि मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलवाई जाए, कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट को एज इट इज परफॉर्म करवाया जाए। दूसरा वो बोल रहा है कोर्ट को कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती है तो ब्रीच के लिए मुझे यहाँ पे कंपनसेशन दिलवाया जाए सामने वाले से। और तीसरा उसने कह दिया एनी अदर रिलीफ। एनी अदर रिलीफ अगर कोर्ट को फिट लगता है तो ये तीन ही चीजें तो कोर्ट से वो मांग रहा है ना। ये रिलीफ मांगा उसने। जब मैं कल को इस पूरे मैटर की हियरिंग करूंगा उसके बाद मुझे क्या प्रोनाउंस करना है? जजमेंट। अब ये जो जजमेंट मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं ये भी क्या होती है? ये पूरी डिटेल्ड होती है। जिस तरह से मेरी प्लेंट डिटेल थी ना, इस तरह से जजमेंट में मैं क्या करूंगा? रीजंस लिखूंगा, डिटेल्ड रीजंस। किस चीज के लिए डिटेल्ड रीजंस? कि मैंने ये रिलीफ अगर मतलब ग्रांट किए हैं सामने वाले को या नहीं भी किए हैं, उसके पीछे मेरे क्या ग्राउंड्स है, वो डिटेल मेरे पास पूरी आ गई जजमेंट में। फिर मैं डिक्री शीट बनाऊंगा। डिक्री शीट क्या होगा? डिक्री शीट होगा क्रक्स। किस चीज का क्रक्स? कि ये रिलीफ अगर मैं दे रहा हूं तो कितने कितने दे रहा हूं। सपोज मैंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर दिया तो मैं यहां लिखूंगा कि देयरफॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांटेड, और मैं डायरेक्ट करूंगा डिफेंडेंट को कि विद इन 2 मंथ्स अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कीजिए। ये हो गया क्रक्स उस पूरी जजमेंट का। ये देने के लिए मेरे क्या रीजंस थे, मैं वो डिक्री शीट में नहीं लिख रहा हूं, वो मैं कहां लिख रहा हूं? यहां पे लिख रहा हूं, जजमेंट में लिख रहा हूं। तो ये तो हमने ऊपर ऊपर से मीनिंग पढ़ा ना, बट जो अभी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं डिक्री की, उसमें उन्होंने क्या लिखा? सबसे पहले लिखा कि ये डिक्री जो है यहाँ पे एक, वैसे तो फॉर्मल एक्सप्रेशन लिखा, बट ये डिक्री की में क्या होनी चाहिए? एडजुडिकेशन होनी चाहिए। एडजुडिकेशन होनी चाहिए डिक्री में। एडजुडिकेशन मतलब हियरिंग होनी चाहिए, पूरा जुडिशियल माइंड की एप्लीकेशन होनी चाहिए। वो एडजुडिकेशन किस में हो रही है? सूट में हो रही है, यानी कि सेकंड वो एडजुडिकेशन होनी चाहिए सूट में। ये मेरे पास सूट था, प्लेंट से फाइल किया गया। इस पूरे सूट को मैंने क्या किया? इसमें प्लेंटिफ को भी सुना, उस डिफेंडेंट को भी सुना। दोनों के सुनने के बाद मैं अपने डिसीजन पे आ रहा हूं ना। तो मैंने यहाँ पे एडजुडिकेशन भी कर लिया। किस में एडजुडिकेशन हुआ? सूट में एडजुडिकेशन हुआ। क्या मेरी ये जो एडजुडिकेशन है ये थर्ड कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रही है किस चीज को? फोर्थ, राइट्स को। किसके राइट्स को? पार्टीज के राइट्स को। कौन से राइट्स को? सब्सटेंटिव राइट्स को। यहाँ पे सब्सटेंटिव राइट्स क्या थे? ये 3 जो मांगे हुए थे इसने। क्या मैंने ये पूरा जो मैटर उसका सुना, उसमें इन तीनों रिलीफ को मैंने कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया? अगर आंसर आ रहा है कि हाँ ये तीनों रिलीफ मैंने कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिए, तो ये 2 एसेंशियल्स भी फुलफिल हो जाएगी। अब अगर मैंने डिटरमाइन कर दिए तो मैं क्या करूंगा? लास्ट में लिखूंगा ना एक शीट के ऊपर कि हाँ मैंने ये डिटरमाइन कर दी और मैं इसको ये ग्रांट
कर रहा हूं, ये डिक्री शीट के ऊपर मैंने क्रक्स लिख दिया उस चीज का। तो इसको फॉर्मली मैं यहाँ पे जब लिखता हूं, यानी कि इसका फॉर्मल एक्सप्रेशन, जब मैंने इस सूट में जो मैंने एडजुडिकेशन किया, उस एडजुडिकेशन से मैंने पार्टी के जो सब्सटेंटिव रिलीफ था उसको मैंने पूरी तरह से कंक्लूसिवली डिटरमाइन करके एक डिक्री शीट पे उसका क्रक्स लिख दिया कि मैं दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। उस फॉर्मल एक्सप्रेशन को हम कह रहे हैं डिक्री। ये 5 इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होंगे तभी वो डिक्री बनेगी। अभी तक मैंने जो आपको डिक्री समझाया था, मैंने सिर्फ ऐसे समझाया था कि ये जजमेंट का क्रक्स जो हो गया वो डिक्री हो गया। बट आपको अब से जब डिक्री देखना है तो देखना है कि ये 5 एसेंशियल्स फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अब अगली जो 3-4 क्लासेस जानने वाली है, ये 5 एसेंशियल्स पे ही जानने वाली है। हम डिटेल में पढ़ेंगे एडजुडिकेशन होता क्या है, हम डिटेल में पढ़ेंगे कब कंक्लूसिवली डिटरमाइन करेगा और कब नहीं करेगा, सब्सटेंटिव राइट्स क्या होते हैं, प्रोसीजरल राइट्स क्या होते हैं, या फिर फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अभी आपसे प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स में वैसे तो मैं वो लिखवाऊंगा आपको, बहुत सारे पॉइंटर्स लिखवाऊंगा कि ये डिक्री है या नहीं, आप खुद से बता पाओगे। बट कई बार क्या होता है ना, प्रीलिम्स में भी अगर कोई क्वेश्चन आया, जरूरी नहीं है कि मैंने वो लिखवाया ही हुआ है आपको। प्रीलिम्स में आपसे पूछ रहा है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिक्री, या इसमें से कौन सी डिक्री है। तो मैंने आपको सपोज 20 पॉइंट्स लिखवा दिए कि ये सब डिक्री हैं, और उसने कोई और उसके अलावा पूछ लिया, तो वहां पे कैसे डिटरमाइन करोगे ये डिक्री है या नहीं है, एसेंशियल से। अगर आपको मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कोर्ट ने ये चीज डिटरमाइन किया, प्रोपोजिशन आपको दिया हुआ है कि ये डिक्री है या नहीं है, कैसे करोगे उसको। पहले एसेंशियल्स आपको लॉ डिस्कस करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि ये 5 एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर तो पांचों की पांचों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं देन इट इज अ डिक्री। एक भी इंग्रेडिएंट फुलफिल नहीं हो रहा तो डिक्री नहीं है। तो अब ये जो आगे की क्लासेस वैसे भी जब इसके ऊपर चलेगी ना, आगे की क्लासेस ये 5 के 5 एसेंशियल्स के ऊपर, तो आपको ये एसेंशियल स्टेप्स पे हो जाएंगे। और एग्जाम में मेरे को नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम आएगी उसके बाद कि ये डिक्री है या नहीं है। हालांकि अदरवाइज ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है। आपने जिन्होंने पहले किया हुआ है, हम ऊपर ऊपर से तो पढ़ लेते हैं ठीक है ये डिक्री है ये नहीं है, बट उसका कॉन्सेप्ट समझिए, एक्चुअल में डिक्री है क्या। अभी तक हमें इतना तो पता था, जजमेंट में जो रिलीफ मांगा उसको फॉर्मली जब हम क्रक्स उसका एक शीट पे बनाते हैं उसको डिक्री शीट कह रहे हैं। बट जब बेयर में हम उसको पढ़ रहे हैं तो 5 के 5 एसेंशियल्स फुलफिल होने चाहिए। हमारे पास एडजुडिकेशन होनी चाहिए, यानी कि हियरिंग होनी चाहिए मैटर की। एडजुडिकेशन मतलब जब जज साहब जुडिशियल माइंड को यूज कर रहे हैं, वो एडजुडिकेशन किसी सूट में होनी चाहिए, एप्लीकेशन या पिटीशन में नहीं होनी चाहिए। सूट में एडजुडिकेशन हुआ, उस एडजुडिकेशन से हम पार्टीज के बीच के जो सब्सटेंटिव राइट्स हैं, प्रोसीजरल राइट्स को नहीं यहाँ पे हम कह रहे हैं, पार्टीज के बीच के सब्सटेंटिव राइट्स को जब मैंने पूरी तरह से डिटरमाइन कर दिया कंक्लूसिवली, कुछ डिटरमाइन करने के लिए रह नहीं गया अब उसके बीच में, उस चीज को जब मैं फॉर्मली एक्सप्रेस करता हूं, उस फॉर्मल एक्सप्रेशन को हम कह रहे हैं डिक्री। ठीक है, अब देखिए वापस से आते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के ऊपर। डिक्री मींस फर्स्ट फॉर्मल एक्सप्रेशन, सेकंड किस चीज का, एडजुडिकेशन का। उस एडजुडिकेशन में हमने क्या किया, सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, यानी कि जो कोर्ट उस फॉर्मल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहा है उस कोर्ट ने कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया। किस चीज को डिटरमाइन कर दिया, राइट्स ऑफ द पार्टीज। कौन से राइट, सब्सटेंटिव राइट, बेयर में लिख लिया करो छोटी छोटी चीजें। विद रिगार्ड टू ऑल और एनी मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी इन दी सूट, यानी कि वो एडजुडिकेशन सूट में हो रही है। विद रिस्पेक्ट टू ऑल, यानी कि जब मैंने सारे मैटर्स इन कंट्रोवर्सी सेटल कर दिए तब तो वो फाइनल डिक्री हो जाएगी। बट अगर मैंने कुछ मैटर्स कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिए जो पार्टीज के बीच में थे, बट कुछ रह गए हैं, उसको हम कह देंगे प्रिलिमिनरी। तो वही उसने लिखा हुआ है, एंड मे बी आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल। ये जो डिक्री है वो प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और ये डिक्री फाइनल भी हो सकती है। यहां तक क्लियर हो गया, आगे देखिए। इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड। डीम्ड टू इंक्लूड का मतलब क्या हुआ, डीम्ड टू इंक्लूड का मतलब हुआ कि डीम्ड हम प्रिज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि ये भी इसमें इंक्लूड होगा। इट मींस डिक्री हमारे पास सिर्फ तब होगी, कोई भी चीज डिक्री हमारे पास तब बनेगी जब ये 5 एसेंशियल्स यहाँ पे फुलफिल हो रही है। अगर 5 में से एक भी एसेंशियल कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो वो डिक्री नहीं होगी, ये तो कंफर्म्ड है। बट ये जो आगे इसने केसेस दे दिए, क्योंकि यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इट शैल बी डीम्ड डिक्री, डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट फर्स्ट, एंड
डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 बट शेल नॉट इंक्लूड, शेल नॉट इंक्लूड में बाद में आते हैं, बट वो कह रहा है इट शेल बी डीम्ड टू इंक्लूड फर्स्ट एंड सेकेंड। इट मीन्स कि ये जो दो सिचुएशंस हैं, पहला रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, दूसरा सेक्शन 144 ऑफ द सीपीसी, ये दोनों सिचुएशन में भले ही ये 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं, एक्सेप्शन हो गया जनरल रूल का, भले ये 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट फुलफिल नहीं हो रहे हैं, इवन देन इट इज डीम्ड टू इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ डिक्री। तो जब मेरे पास पहली चीज क्या लिखा, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन कहां होती है प्लेंट, ऑर्डर 7 रूल, ऑर्डर 7 रूल 11 में। ऑर्डर 7 जब हम पढ़ेंगे, प्लेंट से डील कर रहा है वो, ऑर्डर 7 रूल 11 में हमारे पास 6 ग्राउंड्स दिए हुए हैं। बहुत, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये आपसे पेपर में आएगा, और पिछले पेपर उठा के देखना, नंबर ऑफ टाइम पूछा जाता है। जब मैं ये करवाऊंगा 2 क्लासेस मेरी इसी में चले जाएगी, तो अभी तो बीच में नहीं ला रहा, अभी तो मैं ऊपर ऊपर से आपको समझा रहा हूँ कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट मतलब मैंने प्लेंट कोर्ट में डाली, हमने याद है आपको जब कहानी पढ़ी तो क्या पढ़ा कि 2 या उससे ज्यादा पार्टीज होंगी, दोनों के बीच में झगड़ा होगा ना, झगड़ा मतलब कॉज ऑफ एक्शन, और एक एग्रीव्ड पार्टी है वो कोर्ट में जा रही है। मेरे पास अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, मेरा आपके पास साथ कोई झगड़ा ही नहीं है, तब थोड़ा ना मैं कोर्ट में जा सकता हूं। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने अपना घर मुझे बेचना था, अब आपने डिनाई कर दिया कि मैं आपको नहीं बेचूंगा, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे हम 2 पार्टीज थे, अब हमारे बीच में डिस्प्यूट आ गया किस चीज को लेके, कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किया था अब उसको डिनाई कर रहे हो कि मैं नहीं परफॉर्म करूंगा। तो ये मैं यहां पे कौन सी पार्टी हो जाऊंगा, एग्रीव्ड पार्टी। अब मैं एग्रीव्ड पार्टी हूं, मेरी फेवर में कॉज ऑफ एक्शन है क्योंकि आपने मेरे कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की है, तो मैं कोर्ट में जा सकता हूं। बट अगर सपोज कीजिए 2 पार्टीज है, दोनों के बीच में कोई झगड़ा ही नहीं है, आपने कहा था आप मेरे को अपना घर बेचोगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में, मतलब 3 महीने के बाद मैं इसकी रजिस्ट्री आपकी फेवर में करवा दूंगा। अभी 2 ही दिन हुए हैं, मैं एक रात पहले सोया और मुझे रात को सपना आया कि 3 महीने के बाद आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच कर दोगे, और मैं उठते ही अगले दिन कोर्ट में जाता हूं और प्लेंट फाइल कर देता हूं कि ये पक्का मेरे सपने की मतलब मेरे सपने की नहीं, मेरे कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच करेगा, क्योंकि मुझे सुबह 4 बजे सपना आया था और सुबह के सपने सच होते हैं। तो कोर्ट यहाँ पे क्या कहेगा, कोर्ट कहेगा आपके पास कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है। कॉज ऑफ एक्शन होगा, झगड़ा होगा दोनों के बीच में, डिस्प्यूट होगा, तभी तो आप कोर्ट में आ सकते हो। जब कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं होगा तब फिर आपकी प्लेंट क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। डिफेंडेंट कहेगा वहां पे कोर्ट में आके कि इनके पास तो कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, मैंने कब बोला मैं नहीं परफॉर्म करूंगा। जब कॉज ऑफ एक्शन होगा तब आप कहना इस चीज को। तो अब डिफेंडेंट ने बोला कि सपने के बेसिस पे तो हम नहीं करेंगे, इनके पास कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, इनकी प्लेंट यहाँ पे क्या हो जानी चाहिए, डिसमिस हो जानी चाहिए, मतलब रिजेक्ट हो जानी चाहिए। तो कोर्ट ने, ऑब्वियसली बात है, कोर्ट यहाँ पे 100% प्लेंटिफ की प्लेंट को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, बिकॉज इस प्लेंट में प्लेंटिफ के पास कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, एंड विदाउट कॉज ऑफ एक्शन पहला ग्राउंड दिया हुआ है ऑर्डर 7 रूल 11 में कि जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अब आप समझिए, मैंने प्लेंट में मांगा क्या था कोर्ट से, मैंने प्लेंट में मांगा था, सूट फाइल किया कि मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जाए, नहीं होता तो कंपनसेशन दिलवाया जाए, ये रिलीफ मांगा था ना। क्या इस रिलीफ के ऊपर कोर्ट ने कोई एडजुडिकेशन किया, अभी कुछ भी नहीं हुआ। क्या जो रिलीफ मांगे थे, जो सब्सटेंटिव राइट थे, क्या वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो गए, नहीं हुए। कोर्ट ने तो सिर्फ क्या किया, प्लेंट के बेसिस पे ही उसको ऑर्डर 7-11 में रिजेक्ट कर दिया कि आपके पास कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, यानी कि एडजुडिकेशन सब्सटेंटिव राइट का हुआ ही नहीं और वैसे ही उसको रिजेक्ट कर दिया। तो अगर हम ये 5 एसेंशियल्स देखें तो ये फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो ये डिक्री तो नहीं होनी चाहिए ना। बट क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली 2.2 में लिख दिया है कि रिजेक्शन इट इज डीम टू इंक्लूड, डिक्री में क्या होगा, डीम टू इंक्लूड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। और रिजेक्शन हमेशा किस चीज की होती है, प्लेंट की होती है, याद रखना। रिजेक्शन हमेशा प्लेंट की होती है। कई बार एग्जाम में फालतू क्वेश्चंस देते हैं प्रीलिम्स में, आपको लिखा होगा ऑर्डर 7 रूल 11 प्रोवाइड्स फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ सूट, रिजेक्शन ऑफ केस, ऐसा कुछ भी लिख देगा वहां पे वो। तो प्लेंट जो हम फाइल कर रहे हैं उसी को रिजेक्ट किया जा रहा है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, क्योंकि बेसिकली वो सूट बनेगा नहीं कभी भी। कैसे, जब 7-11 पढ़ेंगे तब डिटेल में जाएंगे। तो आपको ये चीज समझ आया
कि डीम्ड डिक्रीज हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें असेंशियल्स एज इट इज फुलफिल नहीं हो रही हैं, बट फिर भी हम इसको कह रहे हैं डिक्री है ये, क्योंकि 2.2 में स्पेसिफिकली लिख दिया उस चीज के लिए। सेकंड क्या है, एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। 144 में क्या दिया हुआ है, रेस्टिट्यूशन। 144 में आपको रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है, सेक्शन 144, ये भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब अगर कोर्ट ने द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144, कोर्ट ने सेक्शन 144 में किसी क्वेश्चन को डिटरमाइन किया, इसको भी हम डिक्री मान के चलेंगे। क्या होता है ये 144 में, रीस्टोर करना बेनिफिट्स को। मैंने सूट फाइल किया, मैंने कहा कि आपने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट का और मुझे आपसे कॉन्ट्रैक्ट कंपनसेशन दिलवाया जाए 1 लाख रुपया। कोर्ट ने मेरी फेवर में कंपनसेशन दे दिया, आप चले गए, आप एग्रीव्ड हो गए ना यहाँ पे, अब आपके अगेंस्ट आ रहा है डिसीजन, आप चले गए अपील में। एपिलेट कोर्ट ने क्या कहा, एपिलेट कोर्ट ने कहा कोई ब्रीच नहीं है, गलत कंपनसेशन दे दिया आपने मुझे, तो अब ये कंपनसेशन मुझे क्या करना पड़ेगा, रीस्टोर करना पड़ेगा आपको। उसका क्या प्रोसेस होता है, आप कैसे एप्लीकेशन लगाओगे, कोर्ट में आप वापस जाओगे, कोर्ट उस चीज़ को डिटरमाइन करेगा। इस क्वेश्चन को डिटरमाइन जब कोर्ट कर रहा है ना कि वो वापस आएगा पैसा या नहीं आएगा, यानी कि कोर्ट ने कहा कि हाँ रिस्टोर कीजिए आप उसको, क्योंकि आपको गलत बेनिफिट चले गया, एपिलेट कोर्ट ने तो रिवर्स कर दिया मेरा डिसीजन, तो आप उसको वो पैसा वापस कीजिए। ये जो डिसीजन है इसको भी हम मान के चलेंगे इट इज डीम्ड डिक्री, इट इज डीम्ड डिक्री। 1976 में एक ये 3 स्टार्स बने हुए हैं ना यहाँ पे, मेरे बेयरक में तो नहीं लिखा हुआ बट वैसे आपके में शायद लिखा होगा। 1976 में एक मेजर अमेंडमेंट होती है इसके बीच में। डिक्री की जो डेफिनेशन है ना, पहले यहाँ पे 3 चीजें दी होती थी डीम्ड डिक्री में। यहाँ पे पहले लिखा होता था एनी क्वेश्चंस डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 47 ऑफ सीपीसी। सेक्शन 47 बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ेंगे बाद में चल के, है किस चीज से डील कर रहा वो समझिए आप। 47 में ना आपको एग्जीक्यूशन जब डिसाइड करनी है, एग्जीक्यूशन तो समझ रहे हो ना कि क्या होता है। जब कोर्ट ने, सपोज कोर्ट ने मेरी फेवर में बोला कि 1 लाख डिफेंडेंट को मुझे देना पड़ेगा कंपनसेशन, और आप वो पैसा मुझे नहीं दे रहे हो, तो मैं कोर्ट में जाऊंगा उस फ्रूट को रियलाइज करने के लिए जो मेरी फेवर में आया था, कि जज साहब को बोलूंगा आपने कहा उनको देने को, आज तक आपके ऑर्डर की उन्होंने कंप्लाइंस नहीं की है, तो ये मैं क्या डाल रहा हूँ कोर्ट में, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन जब कोर्ट सुनता है तो कोर्ट को कुछ क्वेश्चंस डिटरमाइन करने होते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस कोर्ट डिटरमाइन कर सकता है एग्जीक्यूशन में, वो हमें 47 में दिए हुए हैं। 1976 तक कोर्ट जब एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन डिसाइड करते हुए जब इन क्वेश्चंस को डिसाइड करता था, वो सभी क्वेश्चंस जो होते थे वो डिक्री माने जाते थे 1976 तक। 1976 में अमेंडमेंट आई और यहां से वो 3 स्टार्स इसीलिए लगे हैं, वो हटा दिया इन्होंने, आपके बेयर में लिखा होगा कि जो सेक्शन 47 में अब जो आप क्वेश्चंस डिटरमाइन कर रहे हो वो डिक्री नहीं रहेगा। तो अगर आपके पास एमसीक्यूज की बुक्स हैं तो कई बार बुक्स में क्या होता है, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज दिए होते हैं, या कोई पुरानी बुक है आपके पास, हो सकता है उसमें लिख दिया हो कि सेक्शन 47 इज डीम्ड डिक्री, बट ये नहीं होगा एट प्रेजेंट, आपको यही याद रखना है। ठीक है, तो हमारे पास डीम्ड डिक्री में सिर्फ 2 ही चीजें आ रही हैं। पहला ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, टिप्स पे याद हो जाएगा आपको ऑर्डर 7 रूल 11, क्योंकि वो 2-3 क्लासेस जब उसके ऊपर लगेगी। फिर दूसरा हमने पढ़ा 144 सेक्शन रेस्टिट्यूशन, दोनों टिप्स पे आपको याद रखने पड़ेंगे। ये डीम्ड डिक्री है। 47 सेक्शन जो है एग्जीक्यूशन में जब हम क्वेश्चंस को डिटरमाइन करते हैं, पहले डीम्ड डिक्री हुआ करता था, बट 1976 के अमेंडमेंट के बाद ये डीम्ड डिक्री की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक यहां तक इतनी सी डेफिनेशन में मैंने ये पढ़ा कि डिक्री मींस फॉर्मल एक्सप्रेशन, किस चीज का, एडजुडिकेशन का। जिस एडजुडिकेशन किस में, सूट में, उस सूट में मैं पार्टीज के सब्सटेंटिव राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रहा हूं, उसके फॉर्मल एक्सप्रेशन को मैं कह रहा हूं डिक्री। ये प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, ये फाइनल भी हो सकती है, ये बाद का टॉपिक है, तब उसको डिटेल में देखेंगे। फिर हमने पढ़ा डीम्ड डिक्री में ये 2 चीजें आ जाती हैं, पहला रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 11, दूसरा रेस्टिट्यूशन 144 सेक्शन सीपीसी। सेक्शन 47 जो क्वेश्चंस हम एग्जीक्यूशन में डिटरमाइन अभी भी करते हैं, पहले वो डिक्री हुआ करते थे, बट 1976 के अमेंडमेंट के बाद वो डिक्री नहीं है, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है अलग से ये भी। या फिर आपको बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीम्ड डिक्री,
और नॉट में दो ऑप्शन तो ये दिए होंगे जो है ही है, तीसरा ऑप्शन आपको वही दिया होगा सेक्शन 47, और आपको वही टिक करना पड़ेगा क्योंकि अब तो वो डिक्री नहीं है ना हमारे पास। फिर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, बट शेल नॉट इंक्लूड। यहाँ पे तो हम कह रहे थे डीम्ड टू इंक्लूड कि भले ही ये जो पैरामीटर्स है ये एसेंशियल्स फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही हैं, ये दोनों चीजें डीम्ड टू इंक्लूड में रहेगी, बट वो अब क्या कह रहा है, शेल नॉट इंक्लूड, कि ये जो दो चीजें हैं ये डिक्री में कभी भी नहीं आएंगे। ये दो जो चीजें अब हम कह रहे हैं ये डिक्री में कभी भी नहीं आएंगे। कौन सी दो चीजों की बात हो रही है, ध्यान से देखिए। एनी एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन हम समझते हैं, एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज, जिससे हम एडजुडिकेशन से अपील फाइल कर सकते हैं, एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। ऐसे तो समझ नहीं आएगा। अपील फ्रॉम ऑर्डर हमें ना ऑर्डर 43 में दिया हुआ है, चेक करना एक बारी, ऑर्डर 43 रूल 1, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर हमें जो दिया हुआ है 43 में दिया है, 7 में दिया है, 43 में दिया हुआ है शायद, हाँ 43 में दिया हुआ है। ऑर्डर 43 में हमें क्या दिया हुआ है, अपीलेबल ऑर्डर्स। अगर रूल 1 उसका हम निकालेंगे, वहां पे क्या लिखा हुआ है, अपीलेबल ऑर्डर्स। यानी कि जब हम ऑर्डर 43 कल को पढ़ेंगे, टोटल हमारे पास 51 ऑर्डर्स है ना, रूल 1 में हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है, अगर आप अभी भी चेक करो, उस लिस्ट में लिखा हुआ है कि कौन कौन से ऑर्डर से अपील जाएगी आगे। तो वो कहता है एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एन एज एन अपील फ्रॉम ऑर्डर। हम किसी चीज की एडजुडिकेशन कर रहे हैं और उससे उस एडजुडिकेशन से अपील लाई करती है एज एन ऑर्डर, यानी कि वो जो एडजुडिकेशन हमने किया उसका जो रिजल्ट आया वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास ऑर्डर है, रिजल्ट उसका रिजल्ट है ऑर्डर। इट मीन्स कि वो एडजुडिकेशन किस में हो रही है, वो या तो एप्लीकेशन में हो रही है या पिटिशन में हो रही है। ये बहुत इनडायरेक्टली लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि वो एडजुडिकेशन मेरे पास सूट में नहीं हो रही है, क्योंकि जब सूट में एडजुडिकेशन होती है तो फिर वो अपील एज एन ऑर्डर नहीं जाएगी वहां से। अपील एज एन ऑर्डर तभी जाएगी जब वो ऑर्डर होगा, और ऑर्डर कहाँ पे आता है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है, या तो एप्लीकेशन में या पिटीशन में। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि जो मेरे पास एडजुडिकेशन होती है या तो वो होगी सूट में या फिर वो होगी अदर केसेस में। एडजुडिकेशन होगी या तो सूट में या फिर होगी अदर केसेस में। अदर केसेस में क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन, पिटीशन। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगी, जजमेंट आएगी। इस वाले केस में जजमेंट, सूट में जजमेंट आएगी, और जजमेंट के बाद क्या फॉलो होगा, डिक्री आएगी। 15 दिन के जजमेंट के 15 डेज के अंदर मेरे पास क्या आएगी, डिक्री आएगी। अभी जब हम डिक्री की एसेंशियल्स पढ़ रहे थे, मैंने वहां पे पढ़ा कि इन अ सूट कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रहे हैं राइट्स ऑफ अ पार्टी इन अ सूट, तो यानी कि डिक्री तो सिर्फ सूट में आएगी, और अगर वो सूट नहीं है तो डिक्री तो नहीं आएगी। जब मेरे पास ये एप्लीकेशन है या फिर ये पिटीशन है, इसमें जब मैंने चीज़ों को एडजुडिकेशन इसमें भी हो रही है, एडजुडिकेशन इसमें भी हो रही है, मैंने कंक्लूसिवली डिटरमाइन भी कर दिया भले ही पार्टीज के बीच में जो भी डिस्प्यूट था, बट भले ही वो सब्सटैंटिव राइट थी मैं पार्टीज के डिसाइड कर रहा हूं, बट वो सूट में तो नहीं कर रहा ना, वो तो एप्लीकेशन या एडजुडिकेशन में कर रहा। तो इसका रिजल्ट मेरे पास पहले तो जजमेंट ही आएगी, पहले तो जजमेंट आएगी और उसके बाद आएगा ऑर्डर। ऑर्डर भी तो फॉर्मल एक्सप्रेशन ही होता है, हमने 214 में पढ़ा। डिक्री भी फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, ऑर्डर भी फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। डिक्री की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं जो अभी हम पढ़ के हटे हैं। वो 5 एसेंशियल स्ट्रिक्टली कंप्लायंस होनी चाहिए तभी वो डिक्री होगी। जब हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है ये भी फॉर्मल एक्सप्रेशन है विच इज अदर देन डिक्री, मतलब जो डिक्री में कवर नहीं हो रहा। और डिक्री में क्या नहीं कवर हो रहा, जब वो सूट नहीं होगा तो वो यहाँ पे चले गया ना। तो जो ये फॉर्मल एक्सप्रेशन आ रहा है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। अब ये जो मेरे पास ऑर्डर आया, अगर इसमें मुझे अपील फाइल करनी है तो मैं अपील कहाँ फाइल करूंगा, ऑर्डर 43 रूल 1 के अकॉर्डिंगली अपील फाइल करूंगा। यानी कि अगर ये ऑर्डर इस लिस्ट में दिया हुआ है तो ये अपीलेबल है। आ रही है ना समझ। तो अब वो कहता है, जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा कि विच इज नॉट अ डिक्री, वो कहता है वो सभी ऑर्डर्स, यानी वो सभी एडजुडिकेशन, ऑर्डर नहीं कह रहा, वो सभी एडजुडिकेशन, ये भी तो एडजुडिकेशन ही है, ऑर्डर एडजुडिकेशन से तो आ रहा है, फ्रॉम विच अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम ऑर्डर।
यानी कि अगर इससे मैं अपील करता हूं तो वो एज एन अपील फ्रॉम ऑर्डर ही कर रहा हूं, और ये जो एडजुडिकेशन है, ये जजमेंट, सॉरी, ये डिक्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये तो ऑर्डर है, एडजुडिकेशन हो रही है एप्लीकेशन की या पिटीशन की। ठीक है, वो लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जो नहीं समझ आती होती बच्चों को, बट वो इस सेंस में बात कर रहा है, आपको ये चीज क्लियर हो गई। हाँ, फिर नेक्स्ट देखिए, हमें ये चीज क्लियर हो गई कि वो यहाँ पे अपील फ्रॉम ऑर्डर की बात कर रहा है, ऑर्डर 43 रूल 1 के अकॉर्डिंगली। एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, एनी ऑर्डर फॉर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, डिसमिस इन डिफॉल्ट। जो सूट किसी का डिसमिस होता है ना, वो बहुत वजह से होता है। हम जब यहाँ पे ऑर्डर 9 पढ़ेंगे, ऑर्डर 17 पढ़ेंगे, यहाँ पे सब रूल्स आगे फर्दर पढ़ेंगे इसके, वहां पे हमें दिया हुआ है सपोज दोनों पार्टीज कोर्ट में नहीं आई, सूट क्या हो जाएगा? डिसमिस इन डिफॉल्ट फॉर नॉन अपीयरेंस। दोनों पार्टीज में से सपोज प्लेंटिफ कोर्ट में नहीं आता है, डिफेंडेंट कोर्ट में आ रहा है, प्लेंटिफ नहीं आ रहा, तभी भी सूट क्या हो जाएगा? डिसमिस इन डिफॉल्ट। ये तो है फर्स्ट हियरिंग की बात कर रहा है यहाँ पे, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। जब लेटर ऑन वो सूट में नहीं आ रहे, वो ऑर्डर 17 में हमें दिया हुआ है, दोनों पार्टीज नहीं आ रही हैं, डिसमिस इन डिफॉल्ट। तो जब सूट को मैंने डिसमिस इन डिफॉल्ट कर दिया, तो वैसे तो कॉमन सेंस है कि उस सूट में फाइनली कंक्लूसिवली डिटरमाइन ही नहीं हो रही हैं चीजें, सब्सटेंटिव राइट्स डिटरमाइन ही नहीं हो रही हैं। बट यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया, ये जो मैं ऑर्डर पास कर रहा हूं, भले ही वो ऑर्डर मैं सूट में पास कर रहा हूं, सूट आया मेरे पास बाय वे ऑफ प्लेंट, उस सूट में मैंने ऑर्डर क्या पास किया? उस प्लेंट को मैंने डिसमिस कर दिया। तो डिसमिसल इन डिफॉल्ट पार्टी की वजह से, पार्टीज आर एट डिफॉल्ट, यानी कि दोनों पार्टीज नहीं आई, दोनों डिफॉल्ट में है। प्लेंटिफ नहीं आया, प्लेंटिफ का डिफॉल्ट है यहाँ पे, तो उसके ना आने के कारण से उसका सूट ही क्या हो गया? डिसमिस हो गया। तो जब सूट डिसमिस हुआ, तो इस केस में पहली बात तो एडजुडिकेशन हुई ही नहीं है, किसकी? सब्सटेंटिव राइट्स की तो नहीं हुई ना एडजुडिकेशन। तो जब वो हो ही नहीं रही है, तो डिक्री की तो एसेंशियल्स ही फुलफिल नहीं हो रही है। और अदरवाइज लिख दिया उसने कि ये डिसमिसल इन डिफॉल्ट का ऑर्डर डिक्री नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना जो आपको कह रहा हूं, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और डिसमिसल इन डिफॉल्ट दोनों में डिफरेंस है। जब हम प्लेंट को ही रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमने माना ही नहीं कि कभी वो सूट बना, इसलिए तो प्राइमा फेसाई हम प्लेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं वहां पे, तो वो तो प्लेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं कि कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, ले जाओ वापस इसको, ये नहीं हो सकती आपकी, ये मुकदमा चल ही नहीं सकता कोर्ट में। बट यहाँ पे तो ये डिसमिसल हम कर रहे हैं, उस सूट का डिसमिसल कर रहे हैं पार्टी की गलती की वजह से। वो सूट एडमिट हो गया है कोर्ट में, उस पर हियरिंग भी चल रही है, बट लेटर ऑन पार्टी नहीं आ रही है, प्लेंटिफ नहीं आ रहा है, या दोनों पार्टीज नहीं आ रही है, तब सूट हम कोर्ट विला थोड़ा ना कि उसको लेके बैठा रहेगा फाइल को, कोर्ट नॉन अपीयरेंस के कारण से उस फाइल को डिसमिस कर देगा। तो ये वो डिसमिसल इन डिफॉल्ट और रिजेक्शन में डिफरेंस होता है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डीम्ड डिक्री माना जाएगा, बट डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट इज नॉट अ डिक्री। ये जब ऑर्डर 9 वगैरह पे जाएंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे हम इन चीज़ों को। नहीं ना, लिख दिया ना उसने, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए लिख रहा है यहाँ पे, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर, वो सूट आ गया आपका, ये सूट आपका, मैंने आपको उस दिन बताया ना कि सूट जब कोर्ट में डल जाता है, रिलीफ दिया या नहीं दिया, उसके क्रक्स को हम कह रहे हैं डिक्री। बट मैंने उस समय बताते हुए आपको बोला कि इसकी फिर भी इंग्रेडिएंट जो है हम 2 में डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपने सूट फाइल कर दिया, ठीक है, कोर्ट ने क्या किया? आप आए ही नहीं कोर्ट में, तो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया मुकदमा। क्या यहाँ पे आपके जो सब्सटेंटिव राइट्स थे उनकी एडजुडिकेशन हुई? सुना गया उनको? नहीं सुना गया। तो ये तो वेरी बेसिक डिक्री के एसेंशियल्स ही फुलफिल नहीं कर रहा है। तो जब ये एसेंशियल्स ही फुलफिल नहीं हो रही है, 5 में से 2 भी नहीं हो रही है, 1 भी नहीं हो रही है, तो वो डिक्री नहीं हो सकती है ना। तो वो डिक्री नहीं है यहाँ पे हमारे पास, वो स्पेसिफिकली इसीलिए उसको यहाँ से लिख रहा है। वैसे तो ना भी लिखा होता हम तब भी समझ जाते, दोनों नहीं भी लिखे होते तब भी हम समझ जाते कि ये डिक्री नहीं है। बट वो एक्सप्लेन करने के लिए चीजों को बता रहा है कि कोई कंफ्यूजन रह ना जाए कि रिजेक्शन तो डीम डिक्री है, बट ये डिक्री मैं नहीं मान के चलूंगा। ऑर्डर से अपील जा रही है, यानी कि अपीलेबल ऑर्डर्स की बात कर रहा है यहाँ पे।
अपीलेबल ऑर्डर्स कौन से होंगे? जो ऑर्डर होंगे जो एप्लीकेशन की एडजुडिकेशन से आएंगे, वो भी डिक्री नहीं माने जाएंगे। तो ये इसके अलावा लिस्ट इज वेरी लॉन्ग जो नहीं दी हुई यहाँ पे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिखवाऊंगा, आपसे पूछूंगा बताओ ये डिग्री है या नहीं है, तो आप कैसे पहचानोगे? आप वो 5 एसेंशियल्स को माइंड में लेके आओगे। पहले पहले टाइम लगा करेगा आपको उसको पहचानने में, बट बाद में इतने एक्सपर्ट हो जाओगे जल्दी से बताओगे डिग्री है या नहीं है। तो यहाँ पे वो लिस्ट इतनी बड़ी तो दे नहीं सकता था, ये दो ना भी दिए होते तो हम इसको वैसे ही डिटरमाइन करते। जैसे पहले वाला अगर हमें डिटरमाइन करना पड़ता तो ये क्या एडजुडिकेशन हुई है? पहले 5 एसेंशियल्स हो गए, एडजुडिकेशन, सेकंड सूट में एडजुडिकेशन, थर्ड कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रहा है किस चीज को? सब्सटेंटिव राइट्स को, और उसका फॉर्मल एक्सप्रेशन। पहले वाले केस में देखो क्या एडजुडिकेशन हुई है? आंसर इज यस, एडजुडिकेशन तो हुई है मेरे पास। क्या वो एडजुडिकेशन सूट में हुई है? नहीं, क्योंकि अगर सूट में एडजुडिकेशन होती फिर वो अपीलेबल ऑर्डर की लिस्ट में ना दिया होता। तो सेकंड वाला इंग्रेडिएंट फुलफिल नहीं हुआ तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये फॉर्मल एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑर्डर तो फॉर्मल एक्सप्रेशन ही होते हैं, बट ये डिक्री नहीं कहलाएगा कभी भी, क्योंकि डिक्री सिर्फ और सिर्फ सूट में होनी चाहिए। दूसरा देखिए, ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। अब जब डिसमिसल इन डिफॉल्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो उसने रिलीफ मांगा था, क्या उस रिलीफ के ऊपर मैंने पार्टी को सुना? बिल्कुल भी नहीं सुना। मैं तो देख रहा हूँ पार्टीज आई नहीं, फॉर नॉन अपीयरेंस डिसमिस्ड इन डिफॉल्ट। तो मैंने तो एडजुडिकेशन किया ही, क्योंकि एडजुडिकेशन का मतलब ये नहीं कि किसी भी मैटर पे एडजुडिकेशन चल रही है। एडजुडिकेशन उस सूट में होनी चाहिए, और एडजुडिकेशन में आप उस पार्टीज के सब्सटेंटिव राइट्स को सुन रहे हो, और उस सब्सटेंटिव राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रहे हो कि कुछ डिटरमाइन करने के लिए बचा ही नहीं। उसके फॉर्मल एक्सप्रेशन को जब हम एक शीट पे उतारते हैं उसको कहते हैं डिक्री। तो इसमें तो वो चीज़ नहीं हो रही ना, इसमें मैंने एडजुडिकेशन नहीं किया, सब्सटेंटिव राइट्स का एडजुडिकेशन नहीं किया, भले ही अदरवाइज मैंने सुना हो पार्टीज को। और मेरा डिसमिसल इन डिफॉल्ट कोई उनके बीच के मैटर इन कंट्रोवर्सी जो था उसको कंक्लूसिवली डिटरमाइन थोड़ा ना कर रहा। कल को आप रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन लगाओगे, आपका सूट वापस आ जाएगा। बट जब कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो जाता है फिर काहे की फिर तो अपील की प्रोविजन है, उसके अलावा कुछ नहीं है आपके पास। अब बताइए डाउट? हाँ। देखो ये एक ऑर्डर है डिसमिस 43 में, अब ये बहुत लेटर ऑन का टॉपिक है हमारे पास। पहली बात तो इसकी इसकी रेमेडीज हम पढ़ेंगे कि जब कोई भी जो हमारा प्लेंट है वो डिसमिस हो जाता है, मतलब सूट जो है वो डिसमिस हो जाता है, उसमें क्या क्या रेमेडीज है। उस ऑर्डर के अगेंस्ट वैसे जनरली पार्टीज अपील में नहीं जाती हैं। पार्टीज क्या करेगी? रिस्टोरेशन एप्लीकेशन लगाएगी। उसके लिए भी लिमिटेशन है, कितने पीरियड में लगा सकते हो कितने में नहीं, वो बट ऑर्डर 9 में डिटेल में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर रिस्टोरेशन नहीं लगाया या आपका रिस्टोरेशन खारिज हो गया, फिर आप जाइए अपील में। अपील में कब किस कौन, अब हम जैसे डिक्रीज तो जनरली सभी अपीलेबल है। जब हम सेक्शन 96 पढ़ेंगे ना, तो जितनी भी डिक्रीज है दे ऑल आर अपीलेबल। बट ऑर्डर्स के केस में ऐसा नहीं है, वो रिवर्स चलता है। देखो डिक्री के केस में ऑल डिक्रीज आर अपीलेबल, बट अगर स्पेसिफिकली उसको प्रोवाइड किया हुआ है एक्सेप्शन में, यानी कि स्पेसिफिकली किसी सेक्शन में लिखा हुआ है, देन दैट डिक्री विल नॉट बी अपीलेबल। ऑर्डर्स में रिवर्स हो जाता है, ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल, बट अगर उसको एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि इस ऑर्डर से अपील जा सकती है तभी वो अपीलेबल होगा। और एक्सप्रेसली कहाँ लिखा हुआ है? ऑर्डर 43 रूल 1 में लिस्ट दी हुई है आपको पूरी। अगर वो इस लिस्ट में आ रहा है तो वो अपीलेबल हो जाएगा, नहीं आ रहा तो नहीं होगा। और ऑर्डर के केस में जब भी आप कल को एज अ सिविल जज काम करोगे भी, या एज एन एडवोकेट आपको अपील फाइल करनी है, हमेशा ये लिस्ट चेक कर लेना। हालांकि दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, बट फिर भी ये लिस्ट चेक कर लेना कि इस लिस्ट में वो दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। दिया है तो फिर अपीलेबल है, नहीं तो अपील नहीं जाएगी। अदर रेमेडीज है उसके लिए, रिवीजन में जाइए अगर अपील नहीं जा रही है। हाँ वो रिकॉल तो मैंने आपको बता दिया कि रिकॉल लगा सकते हो, रिस्टोर करवाना मतलब रिकॉल एप्लीकेशन लगेगी। हाँ हाँ, वो डिक्री क्योंकि स्पेसिफिकली स्टैच्यूट में लिख दिया। हाँ उस पे पूरे जो हिंदू मैरिज में भी हम पढ़ते हैं ना, प्रोसीजर सीपीसी का ही चलता होता है। 21 सेक्शन 20 पढ़ा हुआ है ना हमने, सेक्शन 20 में लिखा हुआ है कि पूरा प्रोसीजर जो है वो सीपीसी वाला ही फॉलो किया जाएगा, चाहे वो प्रोसीडिंग्स चल रही है वहां पे, चाहे अपील चल रही है।
HMA, प्रोसीजरल ये चलेगी और स्टैट्यूटरी वही चलती रहेगी। ठीक है, हिमांशु बताओ क्या कह रहे हो क्या? चलिए, तो हमने अभी तक यहाँ ये पढ़ा कि डिक्री कब होगी, 5 एसेंशियल्स फुलफिल होंगे तो डिक्री होगी। 5 एसेंशियल्स क्या है मेरे पास? एडजुडिकेशन होनी चाहिए, सूट में होनी चाहिए, पार्टीज के सब्सटेंटिव राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रहे हैं, उसके फॉर्मल एक्सप्रेशन को हम कह रहे हैं डिक्री। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो वो डिक्री है। सारे के सारे राइट्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया जो डिस्प्यूट था उनके बीच में, तो वो फाइनल डिक्री हो जाएगी। कुछ भी पेंडिंग नहीं बचा पार्टीज के बीच में। कुछ इश्यूज को डिस्पोज ऑफ कर दिया, कुछ रह गए हैं, तो वो प्रिलिमिनरी आ जाएगी उसमें, बट सब्सटेंटिव राइट्स होने चाहिए। बट वो सब, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपने पार्टीशन का सूट फाइल किया। पार्टीशन में 2 स्टेजेस होती हैं। जब हम हिंदू लॉ पढ़ेंगे ना, इसके बाद अदर साइड पे SRA शुरू हो रहा है आपका, उसके बाद हिंदू लॉ शुरू होगा। पार्टीशन में 2 स्टेजेस होती है। पहले आप क्या करोगे? उनका शेयर डिटरमाइन करोगे। पहले आप शेयर डिटरमाइन करोगे, सेकंड आप मीट्स एंड बाउंड्स, यानी कि एक्चुअल डिवीजन करोगे उस शेयर की। सपोज दिस इज द प्रॉपर्टी, एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, 3 फ्लोर बने हुए हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, बस यही प्रॉपर्टी है। 3 भाई हैं, A, B, C। तीनों ने बोला कि हमारी प्रॉपर्टी का पार्टीशन करवा दीजिए। कोर्ट के पास जाओगे तो ऑब्वियस ही बात है, जब कोर्ट तीनों ब्रदर्स में प्रॉपर्टी को डिवाइड कर रही है तो कोर्ट क्या करेगी? तीनों को इक्वल हिस्सा दे देगी। वहां पे, यहाँ पे तो कोई बड़ी कैलकुलेशन है नहीं है। तो कोर्ट ने सबसे पहला इशू डिटरमाइन किया कि वेदर दे आर कोपार्टनर्स, और अगर हैं तो कितना शेयर इनको मिलेगा। तो कोर्ट ने पहला इशू जब डिटरमाइन कर दिया कि दे ऑल आर कोपार्टनर्स और इनको 1/3 1/3 1/3 ईच मिलना चाहिए, यानी कि इनके बीच में पार्टीशन हो गया। इस चीज के लिए क्या आएगा? प्रिलिमिनरी डिक्री आएगी। अब कोर्ट कहेगा कि मैंने इसको मीट्स एंड बाउंड्स, यानी कि एक्चुअल डिवीजन करनी है प्रॉपर्टी की। वो लेटर ऑन की स्टेज है, पहले तो डिवीजन शेयर निकलेगा ना उनका। अब अगर मैं ऐसा कहूं कि इसको ग्राउंड दे देता हूं बड़े भाई को, उससे छोटे वाले को फर्स्ट और उससे छोटे वाले को सेकंड, ये तो इनजस्टिस हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर अपने आप में ही एक बड़ा पोर्शन माना जाता है। फर्स्ट फ्लोर मतलब ऐसे, अगर ऐसे कहें कि ये 50% माना जाता है, ये 30% और ये 20% प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। तो अब ऐसे तो डिवीजन नहीं हो पाएगी ना इसकी। फिर कोर्ट कैसे मीट्स एंड बाउंड्स करेगा? इनको बोलेगा या तो एमिकेबल कुछ सेटलमेंट पे आई है, या फिर कोर्ट कहेगा कि इस प्रॉपर्टी को सेल करवा देता हूँ, जो भी रेवेन्यू आएगा वो तीनों में 1/3 1/3 1/3 डिवाइड हो जाएगा। या फिर बोलेगा कि कोई एक आप में से इसको ले ले प्रेफरेंशियल राइट से और बाकियों को पैसा दे दे। कुछ ऐसी सेटलमेंट कोर्ट लेटर ऑन करेगा। तो जब कोर्ट ने ये सेटलमेंट भी इनके बीच में करवा दिया, तो अब तो कुछ डिसाइड करने के लिए रह नहीं गया ना, तो इसमें जो आएगा वो फाइनल डिक्री हो जाएगी। हालांकि ये इतना इजी टॉपिक नहीं है, इसको डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा आगे। इसको डिटेल में हमें करना पड़ेगा, प्रिलिमिनरी क्या होता है, फाइनल क्या होता है। अभी के लिए आप सिंपल इतना ही समझिए कि आप इस चीज को कि प्रिलिमिनरी या फाइनल की हम ये बात कर रहे हैं जब इश्यूज एक से ज्यादा हमारे पास बने होते हैं। जब इश्यूज एक से ज्यादा हमारे पास बने होते हैं, उसमें से कुछ मैटर्स को तो हमने कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया, सब्सटेंटिव राइट्स को कुछ रह गए हैं, तो उसको हम कह रहे हैं फाइनल डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री पहले वाली और फाइनल बाद वाली। हालांकि इस टॉपिक को हम डिटेल में करते हैं अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, ये दोनों हो गए हमारे। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहां तक तो हमें समझ आ गया, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है उसको बियर कर लेना, है ना। अ डिक्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन further proceedings have to be taken before the suit. A decree is preliminary, अभी मैंने आपको बताया भी ये चीज। प्रिलिमिनरी कब होगी डिक्री? when further proceedings have to be taken before the suit can be completely disposed of. सूट को पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ करने से पहले कुछ प्रोसीडिंग्स रह गई है। आपने शेयर डिसाइड कर दिया पार्टीज के बीच में, बट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पार्टीशन मीट्स एंड बाउंड से अभी नहीं हुआ है, तो वो मीट्स एंड बाउंड्स वाली जो प्रोसीडिंग्स है वो अभी रह गई हैं। ठीक है, यहां तक आगे देखिए। इट इज फाइनल व्हेन सच एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट। इट मे बी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। इसको बाद में देखते हैं। वो कहते हैं इट इज फाइनल। फाइनल कब होगा? जब एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ, पूरी तरह से सूट को डिसाइड कर रही है, खत्म कर रही है।
अब जब ये दो चीजें समझ आ जाएगी तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ जाएगा कि पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल कब होती है। तो ये बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है, काइंड्स ऑफ डिक्री यहाँ पे दिया हुआ है, काइंड्स ऑफ डिक्री, काइंड्स ऑफ डिक्री। कितनी तरह की डिक्री हो गई, ऐसे तो तीन ही दिया हुआ है, बट हम टोटल जब लिखेंगे तो दो काइंड्स और लिखेंगे, 5 काइंड्स बना देंगे। बट अभी के लिए हम यहाँ पे इतना ही पढ़ रहे हैं, या तो प्रिलिमिनरी डिक्री होगी या फिर फाइनल डिक्री होगी, पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल, तीन तरह की डिक्री है। प्रिलिमिनरी हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, फाइनल हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल अभी हमने नहीं पढ़ा, वो डिटेल में जब करेंगे उसके साथ हम देखेंगे, नहीं तो अभी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ये तो डिक्री की सिर्फ डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, अगर हम देखें ये तो डिक्री की हमें सिर्फ डेफिनेशन दिया हुआ है, मीनिंग दिया हुआ है, यहाँ से हमें पता लग गया कि अब डिक्री होती क्या है। सिर्फ ये नहीं कि मैं उसका क्रक्स लिख रहा हूँ जजमेंट का, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन, वो डिक्री नहीं है, वो उसकी ये 5 के 5 एसेंशियल जो है वो फुलफिल होने चाहिए, 5 एसेंशियल फुलफिल होंगे तो वो डिक्री होगी। बट किसी केस में अगर वो 5 एसेंशियल्स फुलफिल नहीं भी हो रहे, जैसे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट या फिर रेस्टिट्यूशन 144, वो फिर भी डीम्ड डिक्री माना जाएगा, ठीक है। और ये डिक्री कभी भी नहीं माने जाएंगे। और इसके बाद ये काइंड्स ऑफ डिक्री आ गया। तो अब इसमें फिर लिखने वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं, अगर इतना समझ आ गया। अब एक एक कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी ऊपर ऊपर से हमने समझा ये चीज़, अब इस एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, लिखते हुए उसकी डेप्थ में जाएंगे। तभी कह रहा हूँ कि ये लिखवाते लिखवाते आपको 3-4 क्लासेस चले जाएंगे। ऑर्डर 20 पे अभी हम नहीं आ रहे हैं, प्रोसीजरल वाले पार्ट पे पहले इस चीज़ को समझेंगे, 2-3 क्लासेस लगेंगी, उसके बाद फिर ऑर्डर 20 में इसका क्या दिया हुआ है तब उसके ऊपर आएंगे, ठीक है। हाँ जी बताओ। देखो क्या होता है ना, पॉसिबल नहीं होता कोर्ट के लिए, क्योंकि जैसे ये पार्टीशन वाला ही आप ले लो, जैसे आप किसी चीज़ को डिसाइड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि ब्रीच हुई है या नहीं हुई है, अब ब्रीच के साथ कंपनसेशन आपने डिसाइड करना है, इट इज़ विद इन योर, वो मतलब कि बहुत इजीली डिसाइड कर दोगे, मॉनेटरी कंपनसेशन ही तो है वो। बट जब पार्टीशन की बात हो रही है वहां पे तो मीट्स एंड बाउंड्स होने हैं ना। पार्टीशन का शेयर आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो एज द कोर्ट, बट उसकी एक्चुअल डिवीजन कैसे करोगे आप, उसके लिए तो टाइम लगेगा ना। उसके लिए पार्टी से पूछना पड़ेगा सेल करवानी है, क्या करवाना है, कौन से सॉर्ट से आप करना चाहते हो, पार्टीज को टाइम भी देना पड़ेगा। अब उतने के लिए हम ये तो नहीं कह सकते कि प्रिलिमिनरी को भी पेंडिंग रखा जाए। तो ये जो चीज़ें हैं, डिवीजन, सेल, सेल से पैसा रियलाइज करना, फिर उसके डिवीजन करना, इसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पे इसलिए हमारे पास प्रोविजन बनाया हुआ है कि जब पार्टीज आपके पास आई हुई हैं, जो रिलीफ डिसाइड हो सकता है वो तो करो ना। और प्रिलिमिनरी डिक्री में जो फाइनल डिक्री होती है वो बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी होती है, यानी कि जो प्रिलिमिनरी में 1/3 हमने इनको पार्टीशन में दिया, उसी के ऊपर ही तो बेस्ड है, कुछ और डिटरमाइन करने के लिए नहीं रह जाता उसमें, सिर्फ उसको कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे कोर्ट ने सपोज कीजिए और बहुत सारी डिक्रीज होती है, लाइक सक्सेशन के केस में भी हम ऐसा कह सकते हैं, पर वो सेम ही एग्जांपल बन जाएगा। फिर सक्सेशन में भी अगर कोर्ट ने आपके बीच में शेयर निकाल दिया, डिवीजन कर दिया, बट उसकी एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन अभी नहीं किया, क्योंकि प्रॉपर्टी को डिवाइड करना अलग चीज़ है, तो उसमें फाइनल डिक्री बाद में आ जाएगी। अब कब प्रिलिमिनरी आएगी कब फाइनल आएगी, उसके लिए हमें लिस्ट दी हुई है। वो तो साथ के साथ डिसाइड हो सकती है, वो साथ हो सकती है। जब हम ऑर्डर 20 पढ़ेंगे ना, वहाँ पे हमें ऑर्डर 20 रूल 12 ऑनवर्ड्स, 12 से लेके 18 तक लिस्ट दिया हुआ है कि किस में प्रिलिमिनरी और फाइनल आएगी। और जब हम इस चीज़ को लिखेंगे कि क्या होता है प्रिलिमिनरी क्या फाइनल, उसमें एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे इसके बहुत सारे, तब और क्लियर हो जाएगा आपको। अभी हम पहला फोकस किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं, इन असेंशियल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर कर रहे हैं। ये लिखने के बाद फिर हम, इसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा रिजेक्शन, क्योंकि ये अलग से टॉपिक लेटर ऑन करेंगे। फिर हम ये काइंड्स ऑफ डिक्री पढ़ेंगे डिटेल में, उसमें कवर हो जाएगा प्रिलिमिनरी क्या होता है, फाइनल क्या होता है, पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल, ठीक है। इसमें लिखना शुरू कीजिए आप। हम्म। हाँ, प्रिलिमिनरी डिक्री जहाँ लिखा हुआ है आप लिख लो, भले ही वहाँ पे रेड विद सेक्शन 97, जहाँ पे भी प्रिलिमिनरी डिक्री लिखा हुआ है ना एक्सप्लेनेशन में नीचे, उसमें लिखिए रेड विद सेक्शन 97। अब ये 97 क्या है सीपीसी का, बाद में अभी बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, इतने सारे सेक्शन इकट्ठे अगर मैं ले आता हूँ। आप सिर्फ अभी वो पहले एसेंशियल 5 समझिए अच्छे से, फिर जब काइंड्स करेंगे फिर 97 देखेंगे क्या है उसके रिगार्डिंग, ठीक है।
हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक लिखा था? वो ख़त्म हो गया था ना, उसमें तो कुछ पेंडिंग नहीं था। बस फिर हेडिंग कर लेना इसकी, डिक्री। हेडिंग लिखना है यहाँ पे, डिक्री। इसमें लिखिए रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस। डिक्री की लिखिए रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस। इसमें लिखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, सेक्शन 33। 33 मैंने पढ़ाया हुआ है आपको जजमेंट के टाइम पे, इसलिए वापस जब लिखेंगे तब देखेंगे उसको। ऑर्डर 20, रूल 6 टू 20। ऑर्डर 20, रूल 6 टू 20। अगर मैं सेक्शन 33 की बात करूं, वहां पे क्या दिया हुआ था? सीक्वेंस ही तो दिया हुआ था कि जजमेंट के बाद 15 मतलब 15 दिन नहीं दिए हुए, बट डिक्री शैल फॉलो। इसमें लिखिए आप सेक्शन 33 लिखिए, जजमेंट एंड डिक्री पूरा लिखना आप। सेक्शन 33 जजमेंट एंड डिक्री, कोर्ट शेल प्रोनाउंस, कोर्ट शेल प्रोनाउंस जजमेंट एंड डिक्री शेल फॉलो। कोर्ट शेल प्रोनाउंस जजमेंट एंड डिक्री शेल फॉलो, इतना ही लिखा हुआ है वहां पे। ये तो हमें पता भी चल गया कि जजमेंट जब आएगी तो डिक्री उसके बाद आती होती है ना। हमने ये भी लिखा हुआ है, फाइनल हियरिंग होगी। फाइनल हियरिंग से विद इन कितने 30 डेज में। फाइनल ईयर से 30 डेज में क्या आ जाएगा हमारे पास? जजमेंट। जजमेंट के फिर विद इन 15 डेज मेरे पास आ जाएगा डिक्री, यानी कि डिक्री शीट। डिक्री का मतलब डिक्री शीट पे ही तो आती है। डिक्री शीट इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन, डिक्री शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड। डिक्री शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड। कहाँ लिखा हुआ है ये? ऑर्डर 20 रूल 6 में लिखा हुआ है। ऑर्डर 20 रूल 6 पढ़ेंगे बाद में। ऑर्डर 20 तो अभी मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं तो सिर्फ 2 के ऊपर जाने वाला हूँ। उससे पहले बस आपको ये बता दिया, फाइनल ईयर से हियरिंग से 30 दिन में जजमेंट, 15 दिन में डिक्री। ये इतने बार बार हम क्यों लिखते हैं इस चीज़ को? प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है आपसे, ठीक है। फिर आपने जब पहले पढ़ा होगा ना ये, तो हमें याद ही नहीं रहता है कि कितने दिन में डिक्री अब क्यों याद रह जाएगा? क्योंकि हम उस चीज़ को बहुत डिटेल में जाके पढ़ रहे हैं। सीपीसी पहले हमें सेक्शंस इसलिए याद नहीं रहते थे, ऑर्डर्स इसलिए याद नहीं रहते थे, क्योंकि हम ऊपर ऊपर से पढ़ते थे उसको। जब बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करोगे, डिटेल में जाओगे, तो वो टिप्स पे चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी। पूरा सीपीसी एक एक ऑर्डर आपको याद हो जाएगा, लास्ट तक देखना, प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को भी। इसमें लिखिए सेक्शन 2 डिफाइंस डिक्री। 2 में आपको डिक्री डिफाइन किया हुआ है। असेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिक्री। डिक्री के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हम लिख रहे हैं, 5 होते हैं हमारे पास, पता ही है हमें, है ना। फर्स्ट लिखना है इसमें फॉर्मल एक्सप्रेशन। किसका? एडजुडिकेशन का। फॉर्मल एक्सप्रेशन एडजुडिकेशन। थर्ड, विच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस क्या चीज़ें? राइट्स ऑफ पार्टीज। किसमें? इन अ। फिफ्थ आ जाएगा इन अ सूट। इन अ सूट, ये डिक्री होती है। हमने पढ़ लिया, पांचों की पांचों फुलफिल होने चाहिए। इसमें नोट लिखना,
all essentials must be fulfilled। सारी फुलफिल होनी चाहिए, एक हो रही है बाकी नहीं हो रही है ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर लिखिए डीम्ड डिक्री। डीम्ड डिक्री दो आ जाएंगी हमारे पास डीम्ड डिक्री में। पहला रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 11, ब्रैकेट्स में लिख देना रेफर नोट्स ऑफ ऑर्डर 7 रूल 11। इसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन हम तभी पढ़ेंगे, अभी मैंने यहाँ पे बताने लगा तो फिर डिक्री वाला टॉपिक डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा बीच में, क्योंकि वो 2 दिन लग जाएंगे उसको बताते बताते समझाते समझाते, ठीक है। और सेकंड लिखिए इसमें रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन सेक्शन 144 सीपीसी। अच्छा एक चीज़ बताना, कहीं हमने पहले रेस्टिट्यूशन रिस्टोरेशन के बारे में पढ़ा है? बताइए। हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ के हटे हैं अदर साइड पे, कई बार आपसे अलग से अगर वो पूछ लेते हैं ना डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, फिर उसमें सीपीसी भी आ जाएगा, उसमें कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाएगा, उसमें एसआरए भी आएगा। हम वो पढ़ते हैं ना 64 65 सेक्शन, उसमें रीस्टोर करना बेनिफिट्स को। रिस्टोरेशन करना बेनिफिट का मतलब क्या हुआ? वहां पे अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं होनी चाहिए ना सामने वाले की, माइनर के केस में। और 33 वगैरह उसका फिर लिखते होते हैं हम उसमें। और ये 29 सेक्शन है एसआरए, चलो जब देखेंगे तब करेंगे, तब देखेंगे, ठीक है। वो तब लिखोगे, बट आप जब उसने डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा है, बट अगर आपसे पूछ रहे रेस्टिट्यूशन अंडर 144 फिर यही लिखना पड़ेगा। और ये टॉपिक भी फिर हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन इन डिटेल, ठीक है। आगे लिखिए नॉट अ डिक्री। नॉट अ डिक्री। नॉट अ डिक्री इसमें लिखना एडजुडिकेशन अपॉन विच, एडजुडिकेशन अपॉन विच अपील लाइज, दैट इज अपीलेबल ऑर्डर्स। ऑर्डर 43 रूल 1, ऑर्डर ऑफ डिसमिसल इन डिफॉल्ट। और ऑर्डर ऑफ डिसमिसल इन डिफॉल्ट हम कहाँ कहाँ सीपीसी में करने वाले हैं वो लिख लेना। ऑर्डर 17 रूल 3, ऑर्डर 9 रूल 3, ऑर्डर 9 रूल 8, ऑर्डर 9 रूल 5। ये 5 ऑर्डर हम पढ़े, 4 ऑर्डर हम पढ़ेंगे, मतलब ऑर्डर तो 2 ही हुए, अलग अलग रूल्स हैं उसमें। जो डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट के ऑर्डर आपको दिए हुए हैं, अभी आपको नो डाउट 100% पढ़ने से एक बार लग रहा होगा याद कैसे होगा ऑर्डर 9 में कहाँ क्या दिया हुआ है, ऑर्डर 17 रूल 3 इतना तो भूल जाएंगे। बट जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तब ये चीज़ें आपको याद रह जाएंगी, अभी नहीं रहेंगी, ये कन्फर्म्ड है। बस हमने लिख के रख लिया कि यहाँ पे ऑर्डर डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट हमें दिया हुआ है, और 43 रूल 1 में हमें अपीलेबल ऑर्डर्स दिए हुए हैं। तो जो भी ऑर्डर अगर अपीलेबल है तो इट मीन्स कि वो ऑर्डर होगा, और ऑर्डर होगा तो वो एप्लीकेशन से आया होगा, उसमें उसको डिक्री नहीं बोलते हैं हम। नेक्स्ट, अब हम कर रहे हैं बेयर एक्सप्लेनेशन। अभी मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहा हूँ, बेयर में से एक एक चीज़ को आपको वैसे समझा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। बेयर एक्सप्लेनेशन किस चीज़ का? डिक्री का। बेयर एक्ट की हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं डिक्री के केस में। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब ऑफ किस चीज का? फॉर्मल एक्सप्रेशन कंक्लूजन, कंक्लूजन्स अराइव्ड इन दी जजमेंट। जो जजमेंट में हम कंक्लूजन हमारे पास आ रही है उस चीज का
formal expression, that is reliefs claimed by plaintiff, relief claimed by plaintiff and conclusion of those reliefs. यही तो फॉर्मल एक्सप्रेशन है, आपको बताया। और अगर इसकी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म देखें फॉर्मल एक्सप्रेशन की, वो हमें मिल जाएगी इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ऑर्डर 20, रूल 9 to 19। वैसे तो 6 से शुरू हो जाता है, बट वो तो डिक्री की बात कर रहे हैं, बट जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है वो 9 से लेकर 19 तक हमें मिलेगी। जब ऑर्डर देखेंगे तब देखेंगे कि क्या ये रूल्स कह रहे हैं। अभी हमने ये समझा कि जो मेरी जजमेंट होती है उसकी जो कंक्लूजन होती है, जजमेंट की कंक्लूजन मतलब मैं दे क्या रहा हूँ रिलीफ उसमें, यानी कि रिलीफ क्लेम्ड बाय द प्लेंटिफ, क्या उसने मांगा था, और कंक्लूजन ऑन ऑफ दोज रिलीफ, मैंने क्या उसको दिया। जब उसको मैं एक शीट पे एक्सप्रेस कर देता हूँ उसको कहते हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन। ठीक है, सेकंड लिखिए। सेकंड, एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन, इसमें लिखिए जुडिशियल proceedings that is decided upon the application of the judicial mind by the judge in journal adjudication can be in, जनरली एडजुडिकेशन किस में हो सकती है, सूट में हो सकती है, और एप्लीकेशन या फिर पिटीशन। एडजुडिकेशन सूट में हो सकती है, एप्लीकेशन में हो सकती है, पिटीशन में हो सकती है, बट यहाँ पे क्या है, ओनली एडजुडिकेशन इन अ सूट विल लीड टू डिक्री। बाकी एडजुडिकेशन नहीं, अगर सूट में है तभी वो डिक्री होगी, नहीं तो वो नहीं हो सकती है। अब थर्ड पॉइंट है, वैसे तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो दोनों सिंपल थे ना ऊपर वाले पॉइंट्स, कोई प्रॉब्लम आनी भी नहीं चाहिए थी आपको। फिर है हमारे पास कंक्लूसिव, ओनली एडजुडिकेशन लिखा है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एडजुडिकेशन इन अ सूट, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। इसको मैं कल करूँगा आपके साथ, क्योंकि डिटेल में समझाना पड़ेगा, डिस्टर्बेंस भी आ रही है साइड से, तो आप इतना कर लो। ठीक है, इसको कल देखते हैं कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन क्या होता है, या फिर उसके आगे के जो इंग्रेडिएंट्स है कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। इतना आप रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिक्री। ये पूरा वीक इसी पे जाने वाला है, बट उसके बाद आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है डिक्री। ठीक है।